कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका चैप्टर चल रहा है टिश्यूज, ऊतक के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कल हमने जहाँ लेक्चर अपना एंड किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों हम कल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। संयोजी ऊतक के बारे में आप सभी ने मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? ब्लड के बारे में पढ़ा, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त जो है उसके कई अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, 3 उनके भाग होते हैं। प्लाज्मा होता है जो उसका तरल भाग होता है। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने और भी कुछ और कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनके बारे में जानना था, जिसमें आप सभी ने बोन्स के बारे में जाना कि अस्थि जो है वो भी संयोजी ऊतक का ही एक अन्य उदाहरण है, एक अन्य प्रकार है। और ये पंजर का निर्माण करके यानी कि शरीर को हमारे ढांचा प्रदान करने का काम करता है, शरीर को आकार देने का काम करता है। जो बोन्स होती हैं वो मसल्स को सहारा देने का काम करती हैं, मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के अलग अलग जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको भी सहारा देने का काम करती हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं ये कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं और कठोर होते हैं, है ना। जो आप बोन्स की बात करें, बोन्स कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं और कठोर यानी कि हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इसी तरह से हमने बोन्स के बारे में जाना, कार्टिलेजेस के बारे में जाना, उपास्थियों के बारे में जाना। उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाक में, कान में, जो आपकी फ्लेक्सिबल होती है वो उपास्थि कहलाती है। उसके बाद हमने टेंडन्स के बारे में जाना, स्नायु के बारे में जाना, कंडरा के बारे में जाना, है ना। हमने कार्टिलेज के बारे में जाना और हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना जो आपका बोन मैरो में पाया जाता है। आज हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में यानी कि लसिका के बारे में कि लसिका जो है वो क्या होती है, कहाँ पे पाई जाती है और इसका क्या काम होता है ना। पहले हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जान लेंगे। आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो जो है आपका बोन मैरो में प्रेजेंट होता है और जो एक आपका कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है बच्चों? स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। द स्टोर्ड फैट लेयर अलाउज दिस टिश्यू टू एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड, और ठंड से बचाने के लिए शरीर को ये जो फैट की लेयर है ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे लसिका के बारे में यानी कि लिम्फ के बारे में। तो ये क्या होती है और कहाँ पे पाई जाती है और इसके क्या क्या काम होते हैं, जिसको हम देखिए ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि टिश्यू सेल्स होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी बेड, आर्टेरियोल। ठीक है, लिम्फ क्या है? लिम्फ आपका लसिका जो है, लिम्फ इज अ ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी लाइट येलोइश फ्लूइड लोकेटेड इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ आवर बॉडी। 2 कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है उसमें यह हमारे शरीर में लाइट येलोइश फ्लूइड पाया जाता है जो कैसा होता है? रंग में पारदर्शी होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एज इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस with the help of white blood cells। ये एक आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म यानी कि जो हमारे शरीर का रक्षात्मक पैटर्न है जिसमें हम अपने शरीर को बैक्टीरिया और पैथोजेंस से बचाते हैं, तो उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। और ये किसकी हेल्प से ये काम करती है? व्हाइट ब्लड सेल्स की हेल्प से लसिका अपना काम जो है वो करती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों it also helps in carrying digested fats from the intestine। ये इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट होता है फैट उसको क्या करती है? कैरी करती है लसिका, है ना। इन दिस वे, इस तरीके से इट मूव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी
and thus connects every part of the body। यानी कि लसिका जो है इस तरीके से, इन दिस वे, ये पूरे शरीर में हमारे मूव करती है और हर पार्ट में कनेक्ट होती है, यानी हर पार्ट से कनेक्ट होती है। हर पार्ट में ये जो लसिका नाम का पदार्थ है, लिम्फ है, जो वो पाया जाता है। और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है ना। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ये बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है इन कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन में वो ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है, एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट कंटेन आरबीसीज एंड हैज वेरी लिटिल प्रोटीन, है ना। तो प्लाज्मा और लिम्फ में क्या फर्क है? प्लाज्मा और लिम्फ में ये अंतर है कि जो प्लाज्मा होता है उसमें आरबीसीज पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका लिम्फ है, लसिका है, उसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते हैं और उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हमको साथ साथ जाननी चाहिए। डिड यू नो? क्या आप सभी जानते हैं? कुछ नई चीजें हम पढ़ेंगे, कुछ जिसको कहते हैं बच्चों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन जो जनरली आप नहीं जानते हैं। लेकिन देखो, while the human adult has 206 bones, babies are born with 300 bones। यानी कि क्या आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं, जो जिनका जन्म होता है, तो जन्म के समय पे उनके पास 300 हड्डियां होती हैं और बड़े होते होते हमारे पास एडल्ट में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं हमारे शरीर में। यानी कि मानव शरीर में, मानव वयस्क एक व्यक्ति है यदि, तो बच्चों में, मतलब बच्चे छोटे हैं लेकिन बच्चों में हड्डियां ज्यादा हैं। बोन्स की नंबर जो है, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, वो ज्यादा है। कब? जब वो छोटे हैं और जब वो वयस्क अवस्था में आ गए, जब वो बड़े हो गए, तो ह्यूमन एडल्ट में जो बोन्स हैं वो कितनी हो गई संख्या में? 206। यानी कि लगभग 94 बोन्स कहाँ चली जाती हैं? ये एक क्वेश्चन है। पहली चीज तो क्या आपको पता था कि छोटे बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं और बड़े बच्चों में केवल, बड़े बच्चों मतलब जब वो बड़े हो गए तब केवल कितनी? 206 बची। 94 कहाँ गई? Where have gone 94 bones? कारण, the reason for this is that many bones in babies are composed of smaller component bones which later get fused to form individual bones। यानी कि छोटे बच्चों के शरीर में बहुत सारे बोन्स ऐसे होते हैं जो बोन्स के स्मॉलर कंपोनेंट से बने होते हैं, और जब वो बड़े होने लगते हैं तो एक इंडिविजुअल बोन बनाने के लिए वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो छोटे बेबी का, छोटे बच्चे का जो सर होता है, यानी कि खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, खोपड़ी एकदम से फिक्स शेप में नहीं होती। जैसे आपने माताओं को कभी भी ऑयलिंग करते हुए देखा होगा तो वो सर को क्या करती हैं? शेप देती हैं, मतलब सर को शेप देती, गोल। सर की जो हड्डियां होती हैं वो थोड़ी लचीली होती हैं। अगर उनको मान लीजिए बिल्कुल नीचे से किसी हार्ड सरफेस पे अगर रखा जाए तो पीछे से सर चिपटा हो सकता है, इसीलिए उनको सरसों के दानों से बनी हुई पिलो दी जाती है। सरसों के दाने, यानी कि सर जहां पे रखा तो वो अपनी जगह ले ले, है ना। किसी हार्ड सरफेस पे नहीं लिटाया जाता और सर को बहुत तरीके से शेप दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होती हैं। और समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑयल, आप ये चीज आप घर जाएंगे तो आज सारे बच्चे अपनी अपनी मदर से ये बात पूछेंगे कि क्या जब मैं छोटा था तो मेरे सर में जब आप ऑयलिंग करती थी, तेल लगाती थी, तो एकदम बीचों बीच, सर के बीचों बीच तेल रखा जाता है और ये मानते हैं कि वहां पे स्किन, वहां पे कोई हड्डी ही नहीं होती, वहां पे तेल जो है अंदर चले जाता है, बच्चे की उससे ग्रोथ अच्छी होती है। तो क्यों?
The reason for this is that many bones in babies are composed of smaller component bones which later get fused to form individual bones. यानी कि bones जो है वो बढ़ जाती हैं और bones in the skull. और सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका है जो हमारे खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियां हैं, वो समय बढ़ने के साथ साथ, यानी बच्चा जब धीरे धीरे बड़े होते जाता है तो बड़े होने के साथ साथ द बोन्स हार्डन एंड फ्यूज एज अ चाइल्ड ग्रोज. जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो बोन्स जो है वो हार्ड हो जाती है और आपस में फ्यूज भी हो जाती है. ठीक है. दूसरा हम एक और नया चीज देखेंगे. इन द मॉर्निंग वी आर अबाउट 1 सेंटीमीटर टॉलर देन इन द इवनिंग. है तो आश्चर्यजनक बात है ना. कह रहा है कि सुबह के समय में हम 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं शाम के अपेक्षा. As the day passes, the cartilages between our bones get compressed due to standing, sitting and other activities. This compression in the cartilages makes us a little shorter by evening. यानी शाम तक जो कार्टिलेजेस में कंप्रेशन होता है, यानी दबाव पड़ता है हमारे शरीर में, रात भर हम आराम से सोते हैं तो सुबह जो है कार्टिलेजेस एकदम रिलैक्स रहती हैं, तब 1 सेंटीमीटर हम लंबे होते हैं. और यानी बहुत बहुत ही नॉमिनल, दिखाई नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलता, लेकिन साइंस ऐसा कहता है कि कार्टिलेजेस जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं. दिन भर हम मेहनत करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो शाम के टाइम पे अगर नापा जाए, अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो लगभग 1 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है. ठीक है. हम ऊतक चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमने सब चीज के बारे में पढ़ लिया है. अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है किसके बारे में? मस्कुलर टिश्यूज के बारे में. तो 2 हमने इंटरेस्टिंग कारण जाने, है ना. ये सुनने में आश्चर्यजनक है. एक तो ये कि छोटे बच्चों के पास हड्डियां ज्यादा होती हैं, बड़ों के पास कम होती हैं, और दूसरा हम सुबह लंबे होते हैं और शाम को 1 सेंटीमीटर के करीब कंप्रेस हो जाते हैं कार्टिलेजेस. तो बात करेंगे पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यूज के बारे में. इसमें देखते हैं क्या है कि मसल्स जो हैं वो किससे बनती हैं? मस्कुलर टिश्यूज से. तो सबसे पहले जब हम मसल्स की बात कर रहे हैं तो हम मांसपेशियां अपने शरीर में, क्योंकि आप सभी 9th क्लास में हैं, तो तुरंत ये अंदाजा लगाएंगे कि जो मस्कुलर टिश्यूज होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? सारे के सारे बच्चे अपने हाथ को कंधे की तरफ फोल्ड करें तो ऊपर जो उनका हाथ है, हाथ का ऊपर वाला हड्डी जो पार्ट है, वहां पे आपको कुछ पार्ट जो है वो स्वोलन सा नजर आएगा, कुछ पार्ट फूला हुआ सा नजर आएगा और थोड़ा सा हार्ड हो गया होगा. वो क्या है? वो आपके शरीर की उनमें पाई जाने वाली मांसपेशियां हैं या मस्कुलर टिश्यूज हैं, या उन्हें हम पेशीय ऊतक कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें? हम पेशीय ऊतक कहते हैं. तो पेशीय ऊतक भी बच्चों अलग अलग कई प्रकार के होते हैं. पेशीय ऊतक भी जो है आपके अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, तो हमको उनके बारे में जानना है. पेशीय ऊतक एक तो लंबी लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है. आप सभी को पता है कि जितने भी ऊतक हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं. तो पेशीय ऊतक जो है, मस्कुलर टिश्यूज जो हैं, वो लंबी लंबी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मसल फाइबर या पेशीय रेशा भी कहा जाता है. ये हमारे शरीर में किस चीज के लिए उत्तरदायी हैं? ये हमारे शरीर में होने वाले गति के लिए, मूवमेंट के लिए उत्तरदायी हैं. तो पेशियों में क्या होता है? पेशियों में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, और उसके सिकुड़ने के कारण और फैलने के कारण, यानी कि उसके रिलैक्सेशन के कारण और उसके फैलने के कारण क्या होता है? मूवमेंट होता है, यानी कि गति होती है ना. पिछले लेसन में हमने किस तरह से देखा था? हाउ द हार्ट एंड हैंड हैव टोटली डिफरेंट टिश्यूज, यानी कि हमारे हार्ट में अलग टिश्यूज, अलग ऊतक पाया जाता है,
हाथों में अलग ऊतक पाया जाता है। और मस्कुलर टिश्यूज जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग बनाने का काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो होती है बच्चों मस्कुलर टिश्यू की स्ट्रिएटेड, एक होती है स्मूथ और एक होती है कार्डियक। तो स्ट्रिएटेड हम रेखित पेशी को कहते हैं, स्मूथ मसल्स को हम चिकनी पेशी कहते हैं और कार्डियक मसल्स को हम हृदय की पेशी या हृदयक पेशी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज जो आपका पेशीय ऊतक होता है, यानी कि पेशियों वाला जो ऊतक है वो 3 प्रकार का होता है। आपका एक तो रेखित पेशी होती है, आपका चिकनी पेशी होती है और दूसरी आपकी होती है कार्डियक, यानी कि हृदय में पाई जाने वाला टिश्यूज, है ना, हृदय में पाया जाने वाला टिश्यूज। तो अब इसको देखेंगे कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो स्मूथ मसल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो कार्डियक मसल्स हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार क्या करा सकते हैं? मूवमेंट करा सकते हैं। मतलब हम चाहें तो वो मूवमेंट करें, गति करें, और हम चाहें तो वो गति ना भी करें। पर कुछ मसल्स ऐसी होती हैं शरीर में जो हमारे चाहने या मतलब आप एक साधारण भाषा में कह सकते हैं कि आपका ही खुद का शरीर है, लेकिन आपके खुद के शरीर में ही कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिन पे आपका अधिकार है, जिनके आप बॉस हैं, जिनको आप अपने तरीके से चला सकते हैं, मूव करा सकते हैं। और कुछ ऐसी मसल्स हैं जिनके आप बॉस नहीं हैं या जिन पर आपका अधिकार नहीं है या जो आपके अनुसार गति नहीं करते। मतलब अगर आपके चाहने से आपका हार्ट आपके अनुसार गति नहीं करता है, हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं, मतलब हम अपने हार्ट के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर बहुत सारे शरीर में ऐसे मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना। तो हम उनके बारे में जानेंगे। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा चलने का मन है तो हम इजीली अपने हाथों को हिला सकते हैं, उंगलियों को घुमा सकते हैं, पैरों से इजीली चल सकते हैं। मतलब हमारी इच्छा है तो हम उठ के चल देंगे। लेकिन कुछ ऐसी गतियां हैं जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। तो जो हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, यानी इच्छा से जुड़ा हुआ है, ऐच्छिक। तो ऐच्छिक पेशी कहलाती है या उसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और जिन मसल्स को हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते हैं वो मसल्स क्या कहलाती हैं? इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो हम अब जानेंगे पहले स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में, किस तरह से होते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, यानी कि रेखित पेशियों के बारे में बात हो रही है। स्ट्रिएटेड मसल्स आर नेम्ड सो बिकॉज, उनका नाम क्यों रखा गया है ये? बिकॉज दे शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशंस। उस पे क्या पाई जाती है? लाइट और डार्क पट्टी जैसी संरचना पाई जाती है और इसी के कारण से मतलब रेखाएं जैसी दिखाई पड़ती हैं, इसी के कारण से उसका नाम रखा गया है रेखित पेशी या स्ट्रिएटेड, स्ट्रैप्स टाइप की दिखाई पड़ती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड skeletal muscles because they are found attached to the bones which form the skeleton। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? इनको हम skeletal muscles भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसी बोन्स पर अटैच होती हैं जहाँ पे जो आपके स्कल में, स्केलेटन में जो प्रेजेंट होती हैं बोन्स, उससे अटैच होती हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर फाउंड अटैच्ड टू द बोन्स विच फॉर्म द स्केलेटन, यानी जो बोन्स कंकाल बनाती हैं उन बोन्स पे ये मसल जो है प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ये क्या हो गई? स्केलेटल मसल्स हो गई।
और ये कैसी होती हैं? दे आर वॉलेंटरी मसल्स, यानी कि ये हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, बिकॉज देयर मूवमेंट इज अंडर आवर विल। समझने की बात है, एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा, आपकी इच्छा के अनुसार गति करने वाली पेशियां ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं, यानी कि वॉलेंटरी मसल्स कहलाती हैं। ठीक है, दे आर वॉलेंटरी मसल्स बिकॉज देयर मूवमेंट इज अंडर आवर विल। अब इसकी संरचना कैसी होती है? आप अपने सामने ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको पट्टियों जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है और उसमें आपको स्ट्रिएशंस दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि लाइट और डार्क कलर में आपको स्ट्रिएशंस दिखाई पड़ रहे हैं। संरचना कैसी होती है? The cells of striated muscular tissues are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. Multinucleate का मतलब क्यों डायग्राम में इसको क्लियर दिखाया गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब बहु केंद्रकीय होती है, मैनी न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट होती है ना। तो जो ये वॉलेंटरी मसल्स हैं ये अधिकतर किससे जुड़ी होती हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? कंकाल पेशी। क्यों? क्योंकि ये आपके स्केलेटन बोन्स से बना हुआ है और बोन्स उस स्केलेटन वाली बोन्स से अटैच होती है ये कंकाल पेशी, इसीलिए ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है और आपके बॉडी मूवमेंट में यानी कि शारीरिक गति में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, अब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये जो मसल्स हैं, ये जो पेशियां हैं, इन पर हल्के और गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह दिखाई पड़ती, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए इसका नाम रेखित पेशी रख दिया गया, इसीलिए इसका नाम रेखित पेशी रख दिया गया। अब इसका शेप कैसा होता है? ये जो टिश्यूज होते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड यानी कि शाखा रहित होती हैं और बहुनाभीय होती हैं, यानी कि उनमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारा प्रेजेंट होता है, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। अब कहाँ प्रेजेंट होती है? लोकेशन इनकी क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स आर लोकेटेड इन द बॉडी वॉल, टंग, लिम्स एंड फेरिंग्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट होती है आपके बॉडी वॉल में, टंग में यानी कि जिह्वा में, लिम्स में एंड फेरिंग्स में। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में, है ना। हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज के बारे में, पेशीय ऊतक के बारे में, जिसके अलग अलग 3 शेप्स के आधार पे अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया गया है। इसको आप पॉइंट वाइज फटाफट नोट करते चलेंगे, डायग्राम बना के सीखते हुए चलेंगे, किस तरह से डायग्राम आप उसको सुंदर सा बना सकते हैं और उसके बाद आप उसके बारे में समझते हुए चलेंगे। अगर एक बार समझ लेते हैं ना बच्चों, तो फिर बाद में न तो कंफ्यूजन होती है और ना आपको एग्जाम में रट के जाना पड़ता है। एग्जाम में रट के नहीं जाने का मतलब आप समझे हुए रहते हैं तो आप उसको अपने शब्दों में और अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं, जिससे एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशियों के बारे में हम बात करेंगे। अब चिकनी पेशियों का मतलब जिन पर इस तरीके की रेखित, वो चिकनी का मतलब रेखित नहीं होती है ना, और स्मूथ होती हैं। अनस्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे डू नॉट शो एनी अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, यानी कि चूंकि उनके सेल्स पे स्ट्रिएशंस नहीं दिखाई पड़ती हैं इसलिए वो स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। अब व्हेन स्टेन्ड, इस शब्द का मतलब समझेंगे। व्हेन स्टेन्ड का मतलब कि जो हमारे शरीर में, देखो जब प्रयोगशाला में जाते हैं बच्चे, साइंस पढ़ रहे हैं आप लोग, तो जब वो प्रयोगशाला में जाते हैं, लेबोरेटरीज में जाते हैं, तो हम सेल्स को भी
कलर करके देख सकते हैं, यानी कि अभिरंजक डाल करके हम स्टेनिंग करते हैं। धीरे धीरे जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे अनियन पील का स्टेनिंग करके हम उसकी सेल्स को देख सकते हैं। उसी तरह से हम टिश्यूज को भी देख सकते हैं। इवन हम उसके अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है वो भी दिखाई पड़ता है। माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूक्लियस भी क्लियर दिखाई पड़ता है। तो जो कलरलेस चीजें हैं हमारे शरीर की, है ना, वो जो पारदर्शी हैं, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के साइंस में स्टेन कर देते हैं, उनको हम कलरफुल बना देते हैं और उसके बाद हम उसको देख पाते हैं ना। उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको कलर्ड या रंगीन बनाना पड़ता है। तो उसका मतलब हो गया आपका स्टेनिंग कर देते हैं हम। तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या, अभी हम पढ़ रहे थे वॉलेंट्री के बारे में, यानी कि ऐच्छिक पेशियों के बारे में। तो कुछ पेशियां हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जिनके हम बॉस नहीं हैं, जिन पर हमारा अधिकार, वो हमारे शरीर के अंदर ही हैं लेकिन उन पर हमारा अधिकार नहीं है, उनको हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। और ऐसी पेशियां क्या कहलाती हैं, अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स एज दे आर इन्वॉल्व्ड इन इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी। द एक्शंस, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, द एक्शंस दैट वी कैन नॉट कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आवर विल, यानी जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो गई, वो अनैच्छिक, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चल रहा, वो अनैच्छिक। आपके शरीर के अंदर ही दो प्रकार की पेशियां होती हैं, एक ऐसी जो आपके कंट्रोल में है, जो आपकी इच्छा अनुसार काम करती हैं, जैसे आपका चलना, उठना, बैठना, आपके हाथ की मसल्स, पांव की मसल्स, उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसी मसल्स आपके ही शरीर में, आपकी ही मसल्स, जिन पर आपका अधिकार नहीं है, या ये कह सकते हैं उनके आप बॉस नहीं हैं, वो अपने मन से चलती हैं, उनकी अलग ही, वो आपकी इच्छानुसार नहीं काम करती, है ना। तो अनैच्छिक पेशियां का मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स होती। अब अगर एकदम क्लियर समझ में आ गया हो तो सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा करेंगे और बताएंगे कि हम टिश्यूज में जितना पढ़ाया गया उसमें पेशियों तक आज आपने पढ़ा, तो उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। स्मूथ मसल्स का हम डायग्राम बनाना भी सीखेंगे, स्मूथ मसल्स का हम डायग्राम बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इनको चिकनी पेशियां कहते हैं। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर, इसका कैसी संरचना होती है। द सेल्स ऑफ स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, यानी कि स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज का जो मतलब जब बनी होती है तो उसकी जो एंड होता है, एंड पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंटेड होता है, यानी कि नुकीला होता है। तो जैसे आपका आहार नली है, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार, सिकुड़ना, ये सारी की सारी जो है वो ऐच्छिक नहीं है, मतलब इनको हम अपने अनुसार नहीं संचालित कर सकते, अपनी इच्छा अनुसार इसको हम बंद नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो क्या हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा, नहीं, मतलब वो क्या है, अनैच्छिक है, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। लोकेशन यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्मूथ मसल्स आर लोकेटेड इन द एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो खाने की नली है उसमें पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है और ग्लैंड्स की डक्ट्स में पाया जाता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है। अब क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि हाउ डू मसल्स कॉज मूवमेंट, मसल्स कैसे गति करती हैं, मांसपेशियां गति कैसे करती हैं। मसल्स मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, सिकुड़ने से और फैलने से गति करती हैं। दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी कि संकुचन प्रोटीन कहते हैं उनको। दीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू इंड्यूस मूवमेंट, गति को उत्प्रेरित करने के लिए ये प्रोटीन जो है वो संकुचन और रिलैक्सेशन करता है
और इस तरह से मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे शरीर में गति करती हैं। तो आज हमने पेशीय ऊतक में दो तरीके की उसके बारे में जान लिया, मसल्स के बारे में। एक आपका इनवॉलेंट्री और दूसरा वॉलेंट्री, यानी एक आपकी अनैच्छिक पेशियों के बारे में और एक आपकी ऐच्छिक पेशियों के बारे में जान लिया। अब अनैच्छिक पेशियां, जैसे आपकी आंखें, अगर आंखों में जो पलक होती है, अगर आपकी पलक झपकना हो तो पलक झपकना आप आंख की पलक में ये पाई जाती है। मतलब अगर वो अपने आप झपकने लगे तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो चाहे वो, अदरवाइज वो अपने आप ही झपक जाती है ना। और इसी तरह से आपको पढ़ना है आगे कार्डियक मसल्स के बारे में, यानी कि हृदय में जो पाई जाने वाली पेशियां हैं, जो आपके हार्ट में पाई जाने वाली पेशियां हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो हम उसको अगले सेशन में पढ़ेंगे। जो आपकी अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ये कैसी होती हैं? इनमें एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, यानी एक केंद्र की ये होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? अरेखित पेशी भी कहते हैं। अरेखित नाम इसलिए है क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार की स्ट्राइप्स नहीं पाई जाती हैं, है ना, इसलिए ये अरेखित पेशी कहलाती है। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने ऐच्छिक पेशियों और अनैच्छिक पेशियों के बारे में, यानी कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।